इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस। और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम दो तरह का है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज innate immune system and second one is called as adaptive immune system. innate immune system, innate means inborn, जो हम अपने बर्थ के साथ ही अपने साथ लेके पैदा होते हैं। तो पैदाइश के साथ ही जो हमें प्रेजेंट था, वो चाहे कुछ भी चीज़ें थी जो हमें मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ से बचा के रखती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इननेट। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन हमें पता है ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। इसी तरह से हमारी आंखों का जो कॉर्निया है वो भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। और इंटरनल लाइनिंग जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एज वेल एज जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है, सब की जो इंटरनल लाइनिंग, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी बैरियर के तौर पर एक्ट करती है। तो जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ ये सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था, हमारा इम्यून सिस्टम। इस वजह से हम इसे तो कहते हैं इननेट इम्यून सिस्टम। जबकि दूसरी टाइप जो है वो कहलाती है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अडेप्टिव ऐसा जो हम में विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है कि हम कई दफ़ा एक्सपोज होते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट, तो उन माइक्रोब्स के लिए हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स डेवलप कर लेती है, या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बना लेती है, हथियार वेपन्स बना लेती है उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए। ये हम में ज़रूरी नहीं है कि जब हम पैदा हुए तब भी मौजूद था, नहीं, ये उस वक्त डेवलप होता है जब मुख्तलिफ तरह के माइक्रोब्स हम पर हमलावर होते हैं तब। तो या तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होते हैं, या ये माइक्रोब्स ने जो केमिकल्स प्रोड्यूस किए हुए होते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हुए होते हैं जो हमें डिजीज काज कर सकते हैं, या उनके अगेंस्ट जो वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इननेट सिस्टम जो है उसके साथ मिल के, इननेट सिस्टम के साथ मिल के जो हमारा अडेप्टिव सिस्टम होता है, ये फिर हमारे लिए स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है जिन्हें एंटीबॉडीज और अम्यूनोजिन्स हम कहते हैं। अम्यूनोग्लोबुलिन, सॉरी, अम्यूनोजिन्स जो हैं वो तो होती हैं एंटीजेंस। तो ये हमने इसे डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि हमारी स्किन हमारा पहला फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है माइक्रोब्स या जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट, कि ये मुख्तलिफ तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया जो हम पर अटैक करने की कोशिश में होते हैं, तो हमारी स्किन इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम, उसमें हमारी बॉडी के मुख्तलिफ तरह के पार्ट्स शामिल हैं, काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल के हमें मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब से, उनके वेरियस हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाने की कोशिश करते हैं, जिनमें हमारे टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, थाइमस है ग्लैंड जो हमारी ये चेस्ट में प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फ वेसल्स हैं। मुख्तलिफ तरह की लिम्फ नोड्स हमें पता है वो पोटेंशियल साइट्स होती हैं जहाँ पर माइक्रोब्स जो हैं वो फिल्टर होते हैं, डेड बॉडीज या हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी फिल्टर होते हैं अगर वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जंग हार जाएं तो। और हमारा बोन मैरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है मुख्तलिफ तरह के हमारी बॉडी की आर्मी बनाने में। उस आर्मी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। ऐसे ही स्प्लीन है और पियर्स पैचेस मुख्तलिफ तरह के, ये भी वाइट ब्लड सेल्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। या स्प्लीन है जैसे वाइट ब्लड सेल की प्रोसेसिंग में हेल्प करती है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या हमारे लिम्फ नोड्स, हमारा थाइमस, हमारा बोन मैरो, ये सारे मिल के हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अभी हम देखते हैं ये कैसे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। पहले हम ये दो डेफिनेशंस और इन्हें क्लियर कर लें। एक है इनमें से एंटीजेंस। एंटीजेंस ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑन द सरफेस ऑफ
इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं कि ये अगर हमारी बॉडी में आने की कोशिश कर रहा था ये एक बैक्टीरियम, तो उसकी सरफेस पर मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ वही प्रोटीन्स या वही ग्लाइकोप्रोटीन्स जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर पाता है कि उसके अगेंस्ट वो फिर खास तरह की प्रोटीन बना सके। इन प्रोटीन्स को जैसे हम इसे डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये एक प्रोटीन ऐसी है यहाँ पर, ये इसकी सरफेस के ऊपर वैसे तो काफ़ी सारी प्रेजेंट थी, लेकिन ये स्पेसिफिक जो हमने ग्रीन में रिप्रेजेंट की है, इसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये स्पेसिफिक जो प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें हमने कहना है एंटीजेंस। अब इन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फर्स्ट डिफेंस लाइन जिसे स्किन हम कहते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन, उस बैरियर को क्रॉस करके हमारी बॉडी में एंट्री गेन कर लें, तो उसके बाद ये काम होता है। हालांकि ये तीसरे नंबर पर होता है, दूसरे नंबर पर हमारे फेगोसाइट्स होते हैं जो इन्हें खाने की कोशिश करते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने कहा इम्यूनोजिन्स और एंटीजेंस क्या चीज़ें होती हैं। इम्यूनोजिन्स और एंटीजेंस फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, वो पहले से ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं थी, ये कहीं बाहर से हमारी बॉडी में आई हैं और उन्होंने आके हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया, एक ख़ास तरह की एंटी बॉडी बना दी, या हमारे वाइट ब्लड सेल को सेंसिटाइज कर दिया, हमारी आर्मी को जगा दिया कि भाई हम आ गए हैं, हमसे अगर तो लड़ाई लड़ सकते हो तो लड़ लो। तो उन तमाम एजेंट्स को हमने कहना है एंटीजेंस। इन एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी कोई ख़ास तरह की प्रोटीन्स बनाती हैं, ये जैसे हमने ये एक बाइफरकेटेड हिंज सा रिप्रेजेंट कर लिया है, तो इनको हम कहते हैं, ये होते हैं एंटीबॉडीज। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो मॉलिक्यूल्स बनाता है, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है इन एंटीजेंस को, और फिर वो उस एंटीजन के साथ बाइंड भी करता है, जैसे ये ग्रीन में हमने रिप्रेजेंट किया है, स्पेसिफिक एंटीजन मॉलिक्यूल है जो सिर्फ इसी एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर पाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडीज एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक होते हैं, इंतहाई स्पेसिफिक है, खास एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंटीबॉडी तमाम एंटीजेंस के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो स्पेसिफिक साइट जहाँ से एंटीजन एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, वो स्पेसिफिक रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज द एपिटॉप। जैसे अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर लें कि ये वाला इतना इतना पोर्शन जो था इस एंटीजन का, इस इतने पोर्शन को हमने कहना है एपिटॉप्स, के एंटीबॉडीज जो हैं वो रिएक्ट करती हैं एंटीजेंस के साथ थ्रू अ स्पेसिफिक रीजन दैट इज कॉल्ड एज एपिटॉप्स। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है हमें क्लियर हो गए होंगे कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज और एपिटॉप्स के थ्रू वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं या बाइंड करते हैं। जी सर, हो गए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, और ऐसी इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम साथ लेके पैदा नहीं हुए थे, हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। वो तो हमने देख लिया ना, हमारी स्किन जो है, जो इननेट इम्यूनिटी है, वो हम में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट थी, तो उनके हमें माइक्रोब से बचाने के लिए। अब हम देखने लगे हैं इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं जब मुख्तलिफ तरह के माइक्रोब्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एक्सपोज होती है तब। तो फर्स्ट वन है नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और सेकंड वन कहलाता है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी कंडीशन जब हमें कोई बीमारी लग जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में आ जाएं और हमारी बॉडी जो है उनकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले, तो उसे हमने कहना है नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की हो सकती है, जैसे एक है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। एक्टिव तो ऐसी कंडीशन है, एक्टिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें हमारी बॉडी जो है जब एक्सपोज होती है एंटीजेंस के अगेंस्ट, तो हमारी बॉडी जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले। जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है। लेकिन हमें पता है हमें तो हर साल ही नज़ला ज़ुकाम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक दफ़ा हमें नज़ला ज़ुकाम हुआ, हमारी बॉडी ने उन वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ली यकीनन। लेकिन हर दफ़ा एडिनो वायरसेस जो कि हमें नज़ला ज़ुकाम काज़ करते हैं, हर दफ़ा चेंज हो जाते हैं। तो हर दफ़ा चेंज होने की वजह से अगली दफ़ा फिर हमें ये कॉमन कोल्ड काज़ करने का सबब बन सकते हैं। यही वजह है कि आज तक इनके अगेंस्ट वैक्सीन जो हैं वो कोई ख़ास नहीं बन पाई या इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले दिनों वो कोरोना वैक्सीन्स जो थी वो भी बनी, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन भी हमें पता है 100% जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ख़ैर, ये तो था ऐसी कंडीशन कि जब नेचुरली एंटीजेन्स हमारी बॉडी में आ गए, माइक्रोब्स आ गए, तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली और हमारी बॉडी जो है वो 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक एक ख़ास एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं और हमारे जीन्स में ये शामिल है बात कि हम एंटीबॉडीज़ बनाएँगे। ज़ाहिर है अगर प्रोटीन हैं, ये बननी है, तो हमारे जीन्स ही इसको बनाते हैं। दूसरा है, जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है पैसिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी ऐसी है जिसमें हमारी बॉडी जो है, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती बल्कि उसे एंटीबॉडीज़ कहीं से मिल जाती हैं। ये स्पेशली होती हैं मैटरनल एंटीबॉडीज़ कि हम अपनी मदर से ले लेते हैं इन एंटीबॉडीज़ को, और ये एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं या तो विया प्लेसेंटा कि हम नहीं बना रहे थे, लेकिन हमने अपनी मदर से ले लिए हैं कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में आ जाती हैं। या जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो हमारी मदर के मिल्क में भी एंटीबॉडीज़ स्पेशली इम्यूनोग्लोबुलिन जी, हम डिस्कस करेंगे उसके मुतालिक भी थोड़ा सा, वो हमारी मदर के ब्लड में, सॉरी, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो वो फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्सॉर्ब होती रहती है, जो हमें इस काबिल बनाती है कि हमें कम से कम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो, उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करती है। यही वजह होती है कि वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध पीते हैं वो कम बीमार होते हैं उन बच्चों के मुकाबले में जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते। दूसरी है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी है जिसमें एंटीजेंस या एंटीबॉडीज हम लेते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में नहीं आती बल्कि हम उन्हें खुद से इंजेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में। तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक कहलाती है एक्टिव। एक्टिव ऐसी कंडीशन है जिसमें हमने एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर डाल लिए हैं, उन एंटीजन को हम कहते हैं वैक्सीन। जैसे कोरोना की आपको पता है वैक्सीन हम ले लेते हैं, या मीजल्स की ले लेते हैं, मम्प्स की हो ले लेते हैं, या हेपेटाइटिस की वैक्सीन तो ज़ाहिर है वो, या पोलियो वैक्सीन है, पोलियो के कतरे बच्चों को पिला देते हैं। तो ये असल में पोलियो वायरसेस के एंटीजेंस होते हैं जो अपनी बॉडी में ले लेते हैं, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फिर एंटीबॉडीज जो है वो बनाती रहती है, या बना लेती है कि जब कभी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे तो उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे सेल्स जो हैं वो तैयार हों। इसी तरह से आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जब हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। प्री फॉर्म्ड ऐसी कंडीशन होती है कि जब हमें ख़तरा है कि हमारी बॉडी जो है वो इस स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट, इस स्पेसिफिक माइक्रोब्स, पॉइजन, टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने में देर लगा देगी, और उतनी देर में ये बीमारी हमें दुनिया से लेके चली जाएगी, तो उसके अगेंस्ट हमें फिर बाहर से एंटीबॉडीज़ ही इंजेक्ट करनी पड़ती हैं। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें पता है एक कंडीशन होती है टेटेनस। टेटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई नामी बैक्टीरियम की वजह से हो जाता है, और वो टेटेनस, वो जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई नामी बैक्टीरियम है, ये हमारे मसल्स में इतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है कि वो इनको लॉक कर देता है, सारे मसल्स को वो लॉक कर देता है, स्पेशली जा को भी लॉक कर देता है, जिससे हम फिर खाने पीने
से रह जाते हैं, और 48 आवर्स में ये इतनी ज़्यादा तादाद में डिवाइड कर जाता है कि हमारे दिल तक पहुंच जाता है और कार्डियक मसल्स की अरेस्ट काज कर देता है। जबकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इसके अगेंस्ट 72 आवर्स, यानी कि 3 दिनों में, 4-5 दिनों में एंटीबॉडीज इतनी बना पाते हैं जो काफ़ी होती हैं इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। लेकिन ये इतनी तेज़ी से हमारी बॉडी में डिवाइड करता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज इतनी जल्दी नहीं बना पाती, जिस वजह से हमें फिर इससे बचने के लिए, आपको पता है, 24 घंटों के अंदर अंदर वो एटीएस लगा देते हैं हम, वो टेटनस का शॉट लगा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हम बाहर से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ले लें, उसे हमने कहना है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसा ही काम आपको पता है हम सांपों के जहरों के अगेंस्ट भी करते हैं, कि टॉक्सिन्स जो हैं वो सांपों के जहर जो होते हैं वो भी असल में हम बनाते हैं सिर्फ इसी तरह से कि हम मुख्तलिफ तरह के जानवरों में उसे डाइल्यूट करके इंजेक्ट कर देते हैं। सांप के जो टॉक्सिन्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, स्पेशली घोड़ों में ये किया जाता है कि हम घोड़ों में इंजेक्ट कर देते हैं वो टॉक्सिन्स जो पॉइजन्स होते हैं, वेनम उसे असल में हम कहते हैं। तो वेनम हम इंजेक्ट करते हैं उसमें डाइल्यूट करके, तो वो 1 हफ्ते तक एंटीबॉडीज बना लेता है। हम उसका 10 से 12 लीटर ब्लड निकालते हैं, उसकी जगुलर वेन जो उसके हेड से ब्लड वापस लेके आ रही होती है गर्दन को, यहाँ से थोड़ा सा इंजेक्ट करके तो ले लेते हैं उसका 8 से 10 लीटर खून निकालते हैं उसमें से, वो एंटीबॉडीज निकालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वो जो आपने ब्लड निकाला है उसे वापस घोड़े में इंजेक्ट भी कर दें। तो इस तरह से डोजेज जो है वो तैयार की जाती हैं एंटी वेनम की। तो पैसिव इम्यूनिटी जब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ले लें। इनमें से कुछ कन्फ्यूजन हो? लग गया मुझे पता, सब कोई पता चल गया है। एंटी सीरम। ब्लड में से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल ना निकालें, बल्कि उसमें से सिर्फ हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, तो बचे हुए हिस्से को हम कहते हैं सीरम। ब्लड में से सिर्फ क्या निकाल दिया जाए भला? क्लॉटिंग फैक्टर हम रिमूव कर दें तो बचा हुआ हिस्सा जो है सारा वो हमारे लिए कहलाता है सीरम। वो सीरम जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, उस सीरम को हम कहते हैं एंटी सीरम। इम्यूनिटी और भी दो तरह की होती है। एक इम्यूनिटी कहलाती है, सर फाइब्रिनोजिन का वो जो होती है ना, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो होती है वो, उसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें बस तो बाकी सारा जो है वो सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजिन असल में हमारे ब्लड में काफ़ी सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजिन होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 आपको पता है थ्रोम्बिन होता है, जो उनमें प्रेजेंट होता है, क्या नाम है उनका, प्लेटलेट्स। तो वो प्रोथ्रम्बिन होता है जो बाद में कन्वर्ट होता है थ्रम्बिन में, तो वो मैश बना देता है। इसी तरह से हमने हीमोफीलिया में पढ़े थे, कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 7 है। कैल्शियम भी इनमें से एक इम्पॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर होता है, पता नहीं 5 के 6, मुझे वो याद नहीं, आपने देख लेना है उसे। तो टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स हैं, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ना, हम ये स्लाइड पर ना वापस आते हैं। पहले हम ये देख लें कि ये क्या चक्कर है। हम ये डिस्कस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनके मुतालिक हम बड़े फेमिलियर हैं इन वाइट ब्लड सेल्स के मुतालिक। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमें पता है बोन मैरो में बनते हैं, और स्पेशली लॉन्ग बोन में बनते हैं। जैसे अगर ये हमारा फीमर बोन था, तो फीमर जो हमारी बोन सबसे बड़ी होती है उसमें बनते हैं, और वाइट बोन मैरो में बनते हैं, और यहाँ से बन बन के ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। फिर मेच्योर ये कहीं और जाके होते हैं, कभी तो ये मेच्योर होते हैं जाके एडिनॉइड्स में, कभी लिम्फोइड मासिस में, कभी ये मेच्योर होते हैं थाइमस में जाके।
थाइमस जो अभी हमने देखा हमारी चेस्ट में एक ग्लैंड होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स में एक तो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, और ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं उस वजह से कि उनका ये ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सबका वो ग्रेन्युलर ग्रेन्युलर होता है। एक है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म इनका जैसे हम यहाँ देखते हैं क्लियर होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स हैं जो न्यूट्रल डाई से, कि हम इन्हें जब डाई करने की कोशिश करते हैं तो न्यूट्रल डाई से ये कलर होते हैं। और तीन लोब्स होती हैं इसके न्यूक्लियस की। असिनोफिल्स हैं, एसिडिक डाई से ये कलर होते हैं या स्टेन हो जाते हैं। हॉर्स शू शेप इनका न्यूक्लियस होता है। और बेसोफिल्स हैं, लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, बेसिक डाई से ये होते हैं। अब इन सब के फंक्शन भी डिफरेंट हैं। जैसे फेगोसाइटोसिस करते हैं, याद रखना है न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनका काम है फेगोसाइटोसिस करना। ये हमारी ना सेकंड डिफेंस लाइन होती है। जब हमारी स्किन को तोड़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ जाते हैं कि हमारी स्किन डैमेज हो गई, या हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके किसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने एंट्री गेन कर ली है इनटू द बॉडी, तो फिर सबसे पहला काम होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स जैसे सेल्स या इनके एक और भाई होते हैं जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं, ये भी इनकी फेगोसाइटोसिस वगैरह करने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। अगर तो खा लें ये, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, वेल एंड गुड। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिस्ट्रॉय कर दें तो आपको पता है इनकी लाशें फिर बिछ जाती हैं और पस बन जाती है, तब इन्फेक्शन हो जाती है हमें और हम ठीक नहीं होते। फिर और मुख्तलिफ तरह के इनके बड़े भाई जो हैं वो आते हैं उन माइक्रोब्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जो अभी हम जिनके मुतालिक डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एसिनोफिल्स भी ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और एलर्जिक रिएक्शंस काज करते हैं। बेसोफिल्स जो हैं एलर्जी काज करते हैं। एलर्जी आपको पता है हमारे लिए बाज़ दफ़ा तो हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा होता है कि वो नॉर्मल चीज़ें जो ज़्यादातर इंसानों के लिए नॉर्मल हैं, जैसे एक आम इंसान फूल सूंघता है और एक और इंसान फूल सूंघता है तो उसकी सारे जिस्म पर वो रैश आ जाती है और सारा बेचारा जो है वो लाल हो जाता है। और स्नीजिंग होती है उसको, उसके नाक में से आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो वो ये बेसोफिल्स करते हैं कि उनको पॉलन्स के अगेंस्ट एलर्जी होती है। जो ही उनकी बॉडी में पॉलन्स जाते हैं तो पॉलन्स पर प्रेजेंट जो डिफरेंट प्रोटीन्स और केमिकल्स हैं उन्हें हमारी बॉडी समझ लेती है कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट हैं और उनके अगेंस्ट हमारी ब्लड वेसल्स को वो कर देती है डायलेट। और ब्लड वेसल्स जब डायलेट होती हैं, स्पेशली हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं और वो फ्लूइड्स जो हैं वो फिर हमारे नाक आँखों में से बाहर आना शुरू कर देते हैं और एक और ख़ास केमिकल हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं जो फिर हमें इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। खैर, जो एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं दो तरह के होते हैं, एक लिम्फोसाइट हैं और एक मोनोसाइट हैं। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स तो ऐसे सेल्स हैं जो वायरसेस और बैक्टीरिया या फंजाई के अगेंस्ट लड़ते हैं। असल में ये मोनोसाइट्स बाद में एक और तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफाजिस। तो मैक्रोफाजिस में ये कन्वर्ट होते हैं और मैक्रोफाजिस जो हैं फिर वो खाने का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसी तरह से एक और भी सेल हैं हमारे, दैट आर कॉल्ड एज द लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो हैं ये हमारी असल में थर्ड लाइन, थर्ड एंड लास्ट डिफेंस लाइन होती है कि इसको भी अगर तोड़ दे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ज़ाहिर है फिर बीमारी हमें लगेगी लगेगी, अब हम उससे नहीं बच सकते। लेकिन ये डिफेंस लाइन हमारी जो है हमें बचा के रखने की कोशिश करती है और ज़्यादातर केसेस में ये कामयाब ठहरती है। बाज़ दफ़ा हमें कुछ और चीज़ों की भी हेल्प की ज़रूरत पेश आ जाती है इनको हौसला देने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। आपको पता है बाज़ दफ़ा हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं ख़ास तरह की, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ने में रोल प्ले करते हैं और हेल्प करते हैं इनकी। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एक तो हैं बी लिम्फोसाइट्स, बर्सा फैब्रिकस में बनते हैं, चूँकि बर्सा फैब्रिकस सिर्फ बर्ड्स में डिस्कवर हुआ, उनके क्लोएका के पास होता है। तो वहाँ से ये सेल डिस्कवर हुए, इसी वजह से हम इन्हें बी लिम्फोसाइट्स नाम दे दिया। हम में बर्सा फैब्रिकस बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन चूँकि हम इन्हें नाम दे बैठे हैं, बनते ये बोन मैरो में है। इसी तरह से दूसरे
थाइमस लिम्फोसाइट्स। थाइमस या टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये बनते बोन मैरो में हैं, लेकिन मेच्योर जाके हमारे चेस्ट में प्रेजेंट वो एक ग्लैंड थाइमस होता है वहाँ पर होते हैं, इस वजह से हमने इनका नाम थाइमस लिम्फोसाइट रखा है। नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरल किलर सेल जो हैं ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारी सारी बॉडी में पेट्रोल करते रहते हैं, कुछ चलते फिरते रहते हैं। इन्हें कोई हमारी बॉडी के सेल मरे हुए मिल जाएं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मारे हुए हैं, या मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या थोड़े बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बेचारे इस काबिल थे कि हिलजुल पा रहे थे, ये उनको मारने की कोशिश करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं प्यारे भाइयों। इनमें से कोई सवाल हो हमारे जहन में? अब हम फिर आ गए हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स पर, जो हम स्लाइड पहले छोड़ गए थे। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हेल्प करते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स जब भी वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं किसी एंटीजेंस को, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को, तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो इसकी बॉडी में आ गया था ये बी लिम्फोसाइट उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये डिफरेंशिएट होते हैं एक तो प्लाज्मा सेल में और एक मेमोरी सेल में। एक कौन से सेल बना देते हैं, प्लाज्मा सेल, और दूसरे मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल इनका तो काम होता है कि ये ना क्लोन बन जाते हैं, एक प्लाज्मा सेल दूसरा प्लाज्मा सेल तीसरा चौथा, सारे क्लोन बनाते हैं। क्लोन याद रखना है, क्योंकि क्लोन बनेगा तो उसके ऊपर जो एंटीबॉडी बनेगी वो एक ही तरह की बनेगी, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी चाहिए अब इस एंटीजन के अगेंस्ट जो बाहर से आया है, तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाते हैं एक स्पेसिफिक टाइप की, और वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं हमारे प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में रिलीज करते हैं तब हम उसे एंटी सीरम कहते हैं। जबकि कुछ बी सेल ऐसे होते हैं जिनका काम होता है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इस एंटीजन को याद रखते हैं कि कौन सी एंटीजन बॉडी में आई है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद रहती हैं। और अगर मुस्तकबिल में कभी ऐसा हो कि वैसी एंटीजन दोबारा बॉडी में आए, तो हमारे बी सेल को ज़्यादा देर ना लगे उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो फिर ये मेमोरी सेल जो हैं वो काम करते हैं कि मेमोरी सेल जो हैं वो लॉन्ग लास्टिक होते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले हमें एक मैसेज आ रहा था कि बूस्टर शॉट लगवा लें एक, ताकि हम ज़्यादा दिनों के लिए इम्यून हो जाएं। जैसे आपको पता है 5 साल के बच्चों को हम मुसलसल वक्फे वक्फे से पिलाते रहते हैं पोलियो की वैक्सीन। वो असल में हम अपने मेमोरी सेल्स को याद दिलाते रहते हैं कि भाई इस तरह के एंटीजेंस भी आ सकते हैं, तो आपने भूल नहीं जाना, क्योंकि कुछ अरसे के बाद एंटीजेंस जो हैं वो हो सकता है कमी की वजह से हमारे मेमोरी सेल्स जो हैं वैसी एंटीबॉडी बनाना बंद कर दें, तो हम उनकी मेमोरी को बढ़ावा देने के लिए मजीद डोजेस देते रहते हैं। वो बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा हम किसी को बूस्टर डोज कहते हैं, जो बूस्ट अप करते हैं दोबारा से इन मेमोरी सेल्स को और प्लाज्मा सेल्स को। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी है जो हमारे टी सेल देते हैं, और टी सेल भी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पर टी सेल्स, एक होते हैं किलर टी सेल्स, या जिन्हें साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स भी कहते हैं। एक होते हैं सप्रेसर टी सेल, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है, सप्रेसर टी सेल्स, वो अभी हम देखते हैं ये कौन से होते हैं। इनमें से जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये सबको जाके बताते हैं कि आपने फलां काम करना है, आपने फलां काम करना है। ये अभी हम इससे मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा, ये जो डायग्राम्स ही हमने ढूंढ दिए हैं कहीं से। तो मैकेनिज्म है इसका ना, इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है। माइक्रोब्स जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री गेन करते हैं, वो चाहे स्किन के थ्रू आ जाएं या एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू आ जाएं, तो सबसे पहला तो इन माइक्रोब्स का सामना होता है
हमारी बॉडी में इन खास सेल्स के अगेंस्ट जिन्हें हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। अभी जो हमने देखा, ये न्यूट्रोफिल्स हमने देखा कि ये खाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अगर तो ये खा लें, वेल एंड गुड। लेकिन बाज़ दफ़ा, जैसे हमने ये सेकंड पॉइंट में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये बच जाते हैं। जब ये बच जाते हैं तो फिर ये हत्थे चढ़ते हैं हमारी एक और तरह के सेल्स के, जिन्हें हम कहते हैं ये मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स फौरन ही हमने कहा था वो कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफाजीज में। ये मैक्रोफाज बना पड़ा है। अब मैक्रोफाज भी इन पैथोजेंस को, ये देखें इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया, पकड़ पकड़ के खाने की कोशिश करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं इन पैथोजेंस की। अब एक तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा हमने इधर बनाया है, जिसका काम है कि माइक्रोफाजेस जो हैं वो इन्फॉर्म करते हैं हेल्पर टी सेल्स को कि पैथोजेंस किस तरह के हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी सरफेस पर प्रोटीन्स कौन सी है। ये सारी बातें हेल्पर टी सेल्स सबको बताते हैं हमारे मैक्रोफाजेस। और इस कोशिश में बाज़ दफ़ा मैक्रोफाजेस मर भी जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ये ना, कि मैं क्या कह बैठा भला। पहली डिफेंस लाइन थी हमारी न्यूट्रोफिल्स, उनसे जो बच गए वो आ गए मैक्रोफाजिस के पास। और मैक्रोफाजिस कई दफ़ा फेगोसाइटोसिस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या करते हैं भला, कई दफ़ा करते हैं मुझको जिन्होंने कत्ल किया है, कोई उन्हें बतलाए नज़ीर, अपनी लाश के पहलू में वो, सॉरी, मेरी लाश के पहलू में वो अपना खंजर भूल गए। तो प्यारे भाइयों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इन्होंने इसको मारा, और मारने मरते मरते भी वो अपना खंजर ना इधर ही भूल गए, जिससे पहचान हो पाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह का है, कैसा है, उसकी सरफेस प्रोटीन्स कैसी हैं। तो यकीनन नज़ीर ने उसी वक्त, ये ना नज़ीर साबर ने ये कहा होगा जब उसने ना ये इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ा होगा तभी। तो ना हेल्पर टी सेल्स अभी हमने देखा वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स करते हैं। ये क्या करते हैं भला, ये एक तो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एक काम ये करते हैं कि ये इन बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में इन माइक्रोब्स, स्पेसिफिक माइक्रोब्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट हों, तो हमारे बी लिम्फोसाइट्स उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करें और उनके उनके साथ रिएक्ट करें और उन्हें इस काबिल बना दें कि उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है भला, कई दफ़ा हमारे हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो हमारे बी लिम्फोसाइट्स को बताते हैं कि भाई इस स्पेसिफिक माइक्रोब की सरफेस के ऊपर इस तरह का एंटीजन है, आपने इनके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनानी है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बनाते हैं क्या, एक एंटीबॉडी बनाते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स जो हैं कैसे बताते हैं इन्हें, ये स्पेसिफिक केमिकल प्रोड्यूस करके, उस स्पेसिफिक केमिकल का नाम होता है लिम्फोकाइन। तो लिम्फोकाइन प्रोड्यूस करते हैं और यह लिम्फोकाइन असल में सिग्नल देता है बी सेल्स को, ताकि बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें इस स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट। और लिम्फोकाइन एक और काम भी कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं भला, वो ये इधर टी किलर सेल है, टी किलर सेल को भी वो अलार्म करते हैं कि ए प्यारे टी किलर सेल, हो जाओ एक्टिवेट और डैमेज करो इन पैथोजेंस को, डिस्ट्रॉय करो इन पैथोजेंस को, अगर वो डिस्ट्रॉय कर सकता है तो। और फिर बारी आती है नेचुरल किलर सेल्स की। ये नेचुरल किलर सेल ऐसे होते हैं जिनका काम है कि अगर कोई हमारी बॉडी के सेल या पैथोजेन लड़ाई में तबाह बर्बाद हो गए थे, या हमारे सेल ही जैसे ये वाले जो हैं
ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये जंग हारने के बाद डैमेज हो गए थे, ये इन डैमेज सेल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। अब और हमारी बॉडी में पेट्रोल करते रहते हैं, फिरते रहते हैं सारी बॉडी में, कि जहाँ पर भी इन्हें डैमेज या आउट ऑफ ऑर्डर सेल नज़र आते हैं, ये उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स तो चलता ही रहे, फिर इस इम्यून रिस्पॉन्स को रोकना भी है हमने, तो रोकने के लिए प्रेज़ेंट हैं सप्रेसर टी सेल्स। ये सप्रेसर टी सेल्स जो हैं, जब सारे पैथोजेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सप्रेसर टी सेल्स जो हैं, वो हेल्पर टी सेल्स को कहते हैं कि बस भई आप अपना रिस्पॉन्स रोक लें, आप साइटोकाइन्स सॉरी लिम्फोकाइन्स ना बनाएँ, और जिस वजह से बी लिम्फोसाइट्स हैं वो रुक जाते हैं और किलर टी सेल्स जो हैं वो भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। इतने-इतने में से आपके जो सवालात हों या कुछ कन्फ्यूजन हो, वो हम डिस्कस करते हैं एक नई लाइव सेशन में।